नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, बीपीएससी टीआरई सक्षमता परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो बेस का काम करेगा, जिसके ऊपर आप इन परीक्षाओं की जो तैयारी है उसकी इमारत खड़ा करेंगे, वो है SCERT का जो पुस्तक बिहार के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इसी सिलसिलों को मैं लगातार आगे बढ़ाता हूं और आज मैं SCERT वर्ग 7 के इतिहास की पुस्तक के 8वें अध्याय की विवेचना कर रहा हूं। इससे पहले मैंने 7 अध्याय तक की विवेचना कर ली है। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी विवेचनाओं को देख सकते हैं। तो आइए साथियों, आज मैं अध्याय 8 की विवेचना करता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। एक मशहूर कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर बानी। यह कहावत सुनते ही कक्षा में के सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी मोहन ने पूछा, मास्टर जी आपने ऐसा क्यों कहा और इसका मतलब क्या है? मास्टर जी बोले, इसका मतलब है कि हर 2-3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद और स्तर बदल जाता है और हर 20-21 किलोमीटर पर भाषा में परिवर्तन हो जाता है। इस अध्याय में हम क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, आप देखेंगे कि बिल्कुल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर पानी का स्वाद और स्तर बदल जाता है। 20-21 किलोमीटर की दूरी पर भाषा में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। आज हम अपने इस क्लास में इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे। गुप्तों के विशाल साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप लगभग 6वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के अभ्युदय का सिलसिला शुरू हुआ। 7वीं एवं 8वीं शताब्दी तक जिन नए राज्यों का अस्तित्व उभर कर सामने आया, उनमें पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव तथा चोल आदि प्रमुख थे। इन राज्यों के विषय में आप दूसरे पाठ में पढ़ चुके हैं। नए राज्यों के कारण भाषा, साहित्य, चित्रकला एवं संगीत जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में जहां बांग्ला, असमिया, मैथिली, उड़िया व अवधी जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के संकेत मिलते हैं, वहीं दक्षिण के राज्यों में तमिल एवं मलयालम जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को भी अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला। क्षेत्रीय संस्कृतियों के उत्कर्ष के इस महत्वपूर्ण दौर में आने वाले शताब्दियों में अखिल भारतीय स्तर पर उर्दू तथा हिंदी भाषा के विकास ने इनके साहित्य का बड़ा भंडार निर्मित किया। वहीं दूसरी तरफ इस काल में अपनी क्षेत्रीय पहचान को समृद्ध और संवर्धित करने के क्रम में चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्रों में भी कालांतर में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इन सबके मिले जुले प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक जीवन का आधार महत्वपूर्ण ढंग से विस्तृत एवं व्यापक बना। साथियों, आप देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य का जब विघटन होता है तो छोटे छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का अभ्युदय होता है। 7वीं-8वीं शताब्दी तक इन राज्यों का अस्तित्व सामने आता है। उसमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव ये राज्य सब होते हैं। इन राज्यों के बारे में आपने इसी सेशन में दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब नए नए राज्यों के कारण नई नई भाषा, साहित्य, चित्रकला, संगीत जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उत्तर भारत में बांग्ला, असमिया, मैथिली, उड़िया व अवधी जैसे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होता है। दक्षिण में तमिल, मलयालम जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय संस्कृति के उत्कर्ष के भी ये महत्वपूर्ण दौर होते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर इस बीच 2 महत्वपूर्ण भाषा उर्दू तथा हिंदी जो अपना पहचान अखिल भारतीय स्तर पर बना लेता है। इस काल में जो क्षेत्रीय पहचान है, क्षेत्रीय जो पहचान है और समृद्ध हुई, संवर्धित हुई। चित्रकला, संगीत के क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई। इन सब के मिले जुले प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक जीवन का आधार महत्वपूर्ण ढंग से विस्तृत एवं व्यापक बना, यानी सांस्कृतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आगे बढ़ते हैं साथियों। भाषा एवं साहित्य। क्षेत्रीय भाषाओं की उत्पत्ति लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुई। कई राज्यों में संस्कृत के साथ साथ तमिल, कन्नड़ एवं मराठी का प्रयोग प्रशासन में किया जाने लगा। विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। बहमनी राज्य में मराठी प्रशासन की भाषा रही। बाद में इन भाषाओं के विकास में मुस्लिम शासकों ने भी योगदान दिया। परिणाम स्वरूप बंगाल के शासक नुसरत शाह ने रामायण एवं महाभारत का बंगाली में अनुवाद करवाया।
दिल्ली के शासकों ने भी भाषा और साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया, जिसके कारण हिंदी, उर्दू, बांग्ला जैसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को पहचान मिली। आम आदमी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोलते थे, जो सामूहिक रूप से अपभ्रंश कहलाती थी। इसी अपभ्रंश से उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुई। उर्दू एक मिश्रित, जिसमें अरबी, फारसी एवं तुर्की शामिल है, भाषा है। इसकी लिपि फारसी है, लेकिन व्याकरण के नियम अन्य भाषाओं के जैसे ही है। फारसी के विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र बना। प्रत्येक राज्य में छोटे छोटे राज्य हुआ, वहाँ के स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिला। इसी क्रम में जो दिल्ली के शासक हुए वो भी भाषा के विकास में अपनी भूमिका निभाई। जो अलग अलग क्षेत्रों में लोग सामूहिक रूप से वो भाषा बोलते थे, उस भाषा को अपभ्रंश कहा जाता था। और इन्हीं अपभ्रंश भाषा से जो उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुई। यानी जो लोगों के समूह, कुछ खास लोगों के समूह के द्वारा जो भाषाएं बोली जाती थी वो अपभ्रंश कहलाती थी। और फिर वही अपभ्रंश भाषा विकसित रूप लेकर हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाओं की उत्पत्ति का आधार बना। उर्दू एक मिश्रित भाषा है, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की सभी शामिल है। उर्दू की लिपि फारसी है, लेकिन व्याकरण के नियम अन्य भाषाओं के जैसे ही है। और उर्दू के विकास का, फारसी के विकास के लिए पहला जो केंद्र बना वो लाहौर बना। याद रखिएगा साथियों, फारसी के विकास के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में जो पहला केंद्र बना वो लाहौर बना। उर्दू भाषा की उत्पत्ति में विकास 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ। इसके दो कारण थे। पहला, विभिन्न मातृभाषा वाले सैनिक आपसी बातचीत के लिए जिस भाषा का प्रयोग करने लगे वो उर्दू कहलाई। उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर या खेमा है। दूसरा, सूफी संतों द्वारा धर्म प्रचार और उपदेश देने के क्रम में इसका विकास हुआ। सूफी संतों के योगदान ने इसे और संपन्न बनाया। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इस भाषा को रेख्ता एवं हिंदवी का नाम दिया और इसमें काव्य रचना की। खुसरो की रचना का एक उदाहरण है, गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने, रैन भई चौदेस। यहां साथियों आप देख सकते हैं कि उर्दू भाषा का विकास 11वीं शताब्दी से हुआ। जब विभिन्न मातृभाषा वाले सैनिक आपस में बात करते थे तो उनके लिए कॉमन लैंग्वेज बना उर्दू। उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर या खेमा होता है, ये भी याद रखेंगे। फिर सूफी संत जो आए, उन्होंने भी जो उपदेश दिया, प्रचार किया, उसमें भी उर्दू भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ। तो उर्दू भाषा के विकास में इन सूफी संतों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 10वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इसे रेख्ता एवं हिंदवी नाम दिया। उर्दू भाषा का नाम अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में रेख्ता एवं हिंदवी, उर्दू को ही उन्होंने कहा। उनकी बहुत सारी रचनाएं अभी हमने पढ़ा। अमीर खुसरो को की कुछ और उर्दू काव्य रचनाओं को एकत्रित करने के लिए कहा गया है। आप करेंगे, बहुत सारे मिलेंगे आपको। दक्षिण भारत में जिस उर्दू का विकास हुआ वह दक्कनी कहलाई। 18वीं शताब्दी के अंत तक उर्दू हिंदवी, हिंदी या दक्कनी कही जाती थी और लोग उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी या दक्कनी के नाम से पुकारते थे। मुगल काल में उर्दू मुगलों की मातृभाषा बन गई और घर दरबार तथा शिविरों में बोली जाने लगी। यानी दक्षिण भारत में जिस उर्दू का विकास हुआ उसे दक्कनी कहा गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक उर्दू हिंदवी, हिंदी या दक्कनी कही जाती थी। उर्दू को हिंदवी, हिंदी या दक्कनी कही जाती थी 18वीं शताब्दी के अंत तक। लोग उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी या दक्कनी इत्यादि के नाम से पुकारते थे। मुगल काल में उर्दू मुगलों की मातृभाषा बन गई। घर दरबार शिविर हर जगह यही भाषा बोली जाती थी। हिंदी, हिंदवी और हिंदुस्तान जैसे संबंध भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बहने वाली सिंधु नदी से है। भारत व ईरान के बीच प्राचीन काल से ही संबंध बना हुआ है। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे, हिंदू से हिंद बन गया। ईरान के लोगों ने जब इस शब्द में इक प्रत्यय लगाया तब वह हिंदीक बन गया, जिसका अर्थ होता है हिंद का। तभी से हिंद की भाषा हिंदी कही जाने लगी। समझ गए होंगे साथियों, इसकी चर्चा हमने पहले भी किया है कि जो पश्चिमी ईरान के जो लोग थे उसका संबंध प्राचीन काल से भारत से रहा है और उन्होंने सिंधु नदी को जो हिंदू नदी कहते थे, सिंध को हिंद कहते थे और इसी तरह से उसमें इक प्रत्यय लगाकर हिंदीक बनाया, जिसका अर्थ होता है हिंद का। तभी से हिंदी इस भाषा को कही जाने लगी। सल्तनत काल में हिंदी साहित्य के कई रूपों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख है जैन, लौकिक एवं गद्य साहित्य। जैनों ने साहित्य की रचनाएं की, लेकिन उनकी अधिकतर रचनाएं इस काल में संस्कृत में ही रही। हेमचंद्र सूरी ने जैन साहित्य की रचना के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। यहाँ से आपको याद रखना है कि जैन की अधिकतर रचनाएं संस्कृत में थी, कुछ हिंदी में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। और हेमचंद्र सूरी जैन साहित्य की रचना के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम है हेमचंद्र सूरी। तो हेमचंद्र सूरी का संबंध जैन साहित्य से है, ये याद रखेंगे।
लौकिक साहित्य में ढोला मारूहा नामक प्रसिद्ध लोक भाषा काव्य लिखा गया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवानी नाम की राजकुमारी की प्रणय कथा का वर्णन है। इस कविता में स्त्री के कोमल भावों का बहुत ही मार्मिक वर्णन है। समकालीन लौकिक हिंदी साहित्य के अमर कवि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी में बहुत सी पहेलियों की रचना की जो आज भी प्रचलित है। उनमें से एक पहेली नीचे दी गई है। तो साथियों देखिए, यहाँ ढोला मारूहा नाम का एक प्रसिद्ध लोक भाषा काव्य है, ढोला मारूहा। और ढोला मारूहा नामक जो ये काव्य है उसमें ढोला नामक राजकुमार है और मारवानी नामक राजकुमारी की प्रणय कथा अर्थात वैवाहिक कथा का वर्णन है। स्त्रियों के कोमल भाव को भी इसमें दिखाया गया है। अमीर खुसरो का बहुत योगदान है, बहुत सी पहेलियों की रचना उन्होंने की है। उसमें से एक यहाँ दिए गए हैं। तरवर से एक त्रिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो जो कहे अपने नाम न बोली निबोड़ी। वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। गद्य साहित्य और लेखन और इतिहास लेखन कला का भी इस युग में विकास हुआ। जियाउद्दीन बरनी, अफीफ और एसामी इस युग के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनके विषय में आप पाठ 2 और 3 में पढ़ चुके हैं। जिया नक्शवी ने तुतिनामा नामक पुस्तक की रचना की। इसमें तोता एक ऐसी विरहनी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया था। यह कहानी मूल रूप से संस्कृत में था, जिसका जिया नक्शवी ने फारसी में अनुवाद किया। जिया नक्शवी ने एक कहानी लिखी थी, तुतिनामा पुस्तक की रचना की थी, और इसका मूल कहानी जो था उन्होंने संस्कृत में था, लेकिन उन्होंने फारसी में इसका अनुवाद किया था। तो आप याद रखेंगे, तुतिनामा के लेखक जिया नक्शवी है। उसमें एक तोता द्वारा एक विरहनी नायिका को कहानी सुनाने का वर्णन है। सल्तनत काल में हिंदी साहित्य के विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें मुगल काल में तेजी आई। इस काल में हिंदी केवल दरबार और शाही महलों तक सीमित न रहकर एक जन आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी। सभी मुगल बादशाहों ने हिंदी को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन अकबर के समय यह विकास के शिखर पर था। 16वीं-17वीं शताब्दी में क्षेत्रीय भाषाओं में परिपक्वता आई तथा उत्कृष्ट संगीतमय काव्य की रचना हुई। बंगाली, उड़िया, हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती भाषाओं के काव्य में राधा कृष्ण एवं गोपियों की लीला तथा भागवत की कहानियों का काफी प्रयोग होता रहा। इसी समय अलाओल ने जौनपुर के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा हिंदी में रचित पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया। इस काव्य में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान को आधार बनाकर एक प्रेम कहानी लिखी गई। साथियों, आप देखेंगे कि यहाँ मुगल काल में हिंदी का और भी तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। मुगल बादशाहों ने इसे संरक्षण प्रदान किया। अकबर के समय में हिंदी शिखर पर था। क्षेत्रीय भाषाओं में भी परिपक्वता आई। बंगाली, उड़िया, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाओं में राधा कृष्ण, गोपियों की लीला, भागवत कथा इत्यादि का काफी प्रयोग हुआ। और इसी समय आपने देखा होगा, सुना होगा, आप जानते भी होंगे कि पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। तो पद्मावत का अलाओल नाम के व्यक्ति ने पद्मावत का जो है ना वो बांग्ला में अनुवाद किया। अलाओल ने जौनपुर के मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जो रचित पद्मावत है उसकी रचना अलाओल ने बांग्ला में किया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान को आधार बनाकर एक प्रेम कहानी लिखी गई है। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान ए खाना थे, जो रहीम के उपनाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने हिंदी में बहुत से दोहे की रचनाएं की। इनके द्वारा लिखित दोहे आज भी हमारे समाज में प्रचलित है और लोग इसे बहुत ही चाव से गाते हैं। उनके द्वारा लिखित दोहे के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। यानी अब्दुल रहीम खान ए खाना वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने बहुत सारी दोहाएँ लिखी है और उनकी दोहाएं आज भी, रहीम के बारे में सुना होगा आपने, कबीर और रहीम की दोहाएं काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उसमें रहीम वही है जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना है और वो अकबर के नवरत्न में से एक थे। उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई है। रहीमन विपदा तू भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जान परे सब कोई। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे की होय, रहीमन बिगड़ी दूध के मथे न मक्खन होय। यानी आप इस बात को, इस पंक्तियों को समझ ही गए होंगे साथियों। अकबर के समय में क्षेत्रीय भाषाओं में भी बहुत श्रेष्ठ रचनाएं हुई। इसके शासनकाल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, जिसके नायक राम थे। इस समय मुगल सम्राट एवं हिंदू राजा ने आगरा एवं आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली ब्रज भाषा को भी प्रोत्साहित किया। कवि सूरदास का इस भाषा लेखन में महत्वपूर्ण योगदान है।
साथियों यहाँ आप सूरदास और तुलसीदास ने राम को आधार बनाकर रामचरितमानस की रचना की, और रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया गया है, जो अवध की भाषा थी, अर्थात वहाँ की क्षेत्रीय भाषा थी अवधी। और उसी भाषा में अकबर के समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और अकबर के काल में ही उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। फिर ब्रज भाषा में, जो पश्चिमी यूपी की भाषा थी, ब्रज भाषा में तुलसीदास जी ने, क्षमा कीजिएगा, ब्रज भाषा में सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति में बहुत सारे रचनाएं की, कृष्ण को आधार मानकर कृष्ण भक्ति में बहुत सारे पद लिखे। दक्षिण भारत में मलयालम भाषा की साहित्यिक परंपरा की शुरुआत मध्यकाल में हुई। महाराष्ट्र में एकनाथ एवं तुकाराम ने मराठी भाषा को काफ़ी विकसित किया। तो मराठी भाषा को विकसित करने वाले, जो मध्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी, मलयालम भाषा की साहित्यिक परंपरा की शुरुआत मध्यकाल में हुई। और महाराष्ट्र में एकनाथ और तुकाराम, ये दोनों संत थे, भक्ति काल के संत थे। इन लोगों ने मराठी भाषा को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार राज्य अनेक भाषाओं का क्षेत्र रहा है। इनमें से कुछ भाषाएं देशव्यापी स्तर पर बोली जाती है और कुछ का स्वरूप स्थानीय है। हमारे प्रदेश का न केवल राष्ट्रीय भाषा बल्कि स्थानीय भाषा और बोलियों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यकाल में बहुत से ईरानी यात्रियों ने इस क्षेत्र में रहने वाले विद्वानों एवं कवियों की चर्चा की है। बिहार के चंडदेश्वर इस काल के प्रमुख टीकाकार थे। इन्होंने सूफी संतों से प्रभावित होकर धर्म की व्याख्या की थी। देश के हिंदी भाषी राज्यों में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हिंदी की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुई है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा मैथिली, मगही एवं भोजपुरी का उद्भव हुआ है, जिसका उर्दू के विकास में भी योगदान रहा है। तो साथियों, हमारे बिहार का बहुत ज़्यादा योगदान है। न यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बल्कि देशव्यापी स्तर की भाषा भी यहाँ बहुत बोली जाती है। आप बिहार में देखेंगे सामान्य व्यक्ति भी 2-3 भाषा बोल लेते हैं। वहाँ की जो स्थानीय भाषा, जैसे मिथिला क्षेत्र वाले मैथिली, उसके बाद हिंदी, थोड़ा पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में भी बात कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि बिहार के लोगों की जो हिंदी है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं, हिंदी पट्टी का क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। बिहार की भाषाओं में मैथिली भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है। यह तिरहुत क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है। इस भाषा के प्रयोग के लिए एक अलग लिपि का विकास किया गया है, जिसे मैथिली लिपि कहते हैं। यद्यपि प्राचीन काल से ही मैथिली भाषा बोली जाती रही है, परंतु इसके वर्तमान स्वरूप का उदय 10वीं शताब्दी में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। बिहार की जितनी भाषाएं हैं उसमें अगर कहा जाए, एक मैथिली भाषा ऐसी भाषा है जो अष्टम सूची में भी शामिल है। मैथिली एक ऐसी भाषा है जिसकी अपनी लिपि है, अर्थात उसमें अक्षरों का संकेत अलग है, उसकी अपनी लिपि है, अपना साहित्य है। माना जाता है कि मैथिली प्राचीन काल से ही बोली जाती है, अर्थात संस्कृत के बाद जो सामान्य लोगों की जो भाषा बनी वो मैथिली बनी इस क्षेत्र में। लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो भी माना जाता है कि 10वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। आपने देखा होगा विद्यापति का, जो आपने देखा होगा कितनी रचनाएं हैं। यानी एक ऐसी भाषा है मैथिली जो बिहार की सभी भाषाओं से समृद्ध भाषा मानी जाती है। दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है। उनकी अपनी लिपि है, अपना साहित्य है, सब कुछ है उनके पास। आगे बढ़ते हैं साथियों। विद्यापति मैथिली के एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। अपनी कविता के द्वारा मध्यकालीन मिथिला के समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। इसके अलावा विद्यापति ने धार्मिक भावनाओं से जुड़ी रचनाएं भी लिखी, जो जनमानस को गहराई तक प्रभावित करती रही। विद्यापति की रचना जिसमें उन्होंने गंगा नदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त किया है। विद्यापति एक ऐसे कवि थे जिन्होंने उस समय जो सामाजिक बुराई थी उस पर कविता लिखा, भक्ति रस की कविता लिखा। मतलब उनके कविताओं में सभी रूप आपको मिलेंगे, साहित्य के सभी रूप मिलेंगे। उसमें गंगा के बारे में उन्होंने, जो आपने देखा होगा, गंगा स्तुति उन्होंने लिखा है महाकवि विद्यापति ने। बर सुख सार पावल तुव तीरे छोरत निकट नयन बहनी। गंगा के बारे में कह रहा है कि आपके किनारे आकर बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं और उसे छोड़कर निकट देखकर नयन आंखों से आंसू बह रहे हैं। इस तरह की भाव प्रकट कर रहे हैं कवि विद्यापति। इसी तरह प्राचीन काल से चली आ रही मगधी भाषा ने मगही का रूप धारण किया और उसी के अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली बोलियों में भोजपुरी बिहार के पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति लगभग 8वीं शताब्दी में हुई थी। यद्यपि भोजपुरी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है और इसका लिखित साहित्य कम उपलब्ध है, परंतु इसकी मौखिक परंपरा लोकगीतों और लोक कथाओं के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कबीर इस काल के प्रख्यात कवि थे जिनके दोहे धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होते थे। साथियों, यहाँ देखिए भोजपुरी के बारे में कहा गया कि मगधी जो थे, पहले जो मगध की भाषा थी
वही बाद में मगही, सामान्य रूप से उसको मगही कहा जाने लगा। उसी के अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली बोलियों में भोजपुरी है। और भोजपुरी पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, बिहार के पश्चिमी भाग और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, इन क्षेत्रों में ये भोजपुरी भाषा ज़्यादा बोली जाती है। इसकी उत्पत्ति लगभग 8वीं शताब्दी में हुई थी। यद्यपि भोजपुरी का कोई साहित्य, क्रमबद्ध साहित्य नहीं मिलता है, इतिहास भी नहीं मिलता है। भोजपुरी का क्रमबद्ध साहित्य, भोजपुरी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है, परंतु मौखिक रूप से इन भाषाओं की बहुत ज़्यादा लोकगीतों, लोक कथाओं में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। कबीर जो हैं इस काल के प्रख्यात कबीर सिंह के दोहे धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होते थे। इस तरह उर्दू, हिंदी, बांग्ला, मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य के विकास में इस प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें तुर्क एवं मुगल शासकों की अहम भूमिका थी। तो आपने देखा बिहार में इन भाषाओं के प्रयोग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चित्रकला, आगे बढ़ते हैं साथियों। मध्यकाल से पहले भारत में चित्रकला को राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। जैन, बौद्ध, राजपूत एवं अन्य हिंदू राजाओं ने प्राचीन भारत में चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 7वीं 8वीं शताब्दी के चित्र समूचे भारत में लघु चित्रों से संबंध जोड़ते हैं। यानी मध्यकाल में चित्रकला को राजाओं ने संरक्षण दिया। जैन, बौद्ध, राजपूत सभी राजाओं ने चित्रकला के विकसित होने में, आगे बढ़ाने में सभी राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। 7वीं 8वीं शताब्दी में समूचे भारत में लघु चित्र मिलते हैं आपको। तुर्की शासनकाल में भी लघु चित्रकला शैली भारत में विभिन्न नामों से जीवित बनी रही। इनमें प्रमुख जैन चित्रकारी व पश्चिमी भारतीय शैली। समकालीन फारसी एवं हिंदी ग्रंथों में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भित्ति चित्रों, पांडुलिपि चित्रों और कपड़े पर बने चित्रों के प्रमाण भी मिले हैं। सल्तनत कालीन चित्रों में आम जीवन के दृश्यों, शिकार के दृश्यों तथा लोक कथानकों के चित्र शामिल है। इनमें सुनहरे रंगों का खुलकर प्रयोग किया गया है। मुगलों के पहले शयन कक्षों में भित्ति चित्रों के रूप में चित्रकारी बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन समय के थपेरों के कारण केवल नाम मात्र के ही चित्र शेष बचे। दिल्ली सल्तनत कालीन चित्रकला के बिखरे और शेष बचे खुचे अवशेष हमें चंपानेर एवं सरहिंद के मुगल पूर्व स्मारकों, सीरी एवं बेगमपुर के मध्य स्थित मखदूमावली मस्जिद से मिले हैं। भित्ति चित्रों के अवशेष फूल, पत्तियों और वनस्पतियों के रूप है। यानी मुगल काल से पहले के जो अवशेष मिले हैं वो जगह है सरहिंद के, चंपानेर एवं सरहिंद के मुगल पूर्व स्मारकों, सीरी एवं बेगमपुर के मध्य स्थित मखदूमावली मस्जिद से मिले हैं। ये सब जगह है जहाँ से ये अवशेष मिले हैं। इनमें फूल, पत्तियों, वनस्पतियों के रूप का चित्रांकन किया गया है। कुछ प्रांतीय शासकों ने भी चित्रकला को संरक्षण दिया। उनके समय में बनाए गए चित्रों का उल्लेख विशेष रूप से जौनपुर और बंगाल में मिला है। प्रांतीय चित्रकला में लघु चित्रों की प्रधानता थी, जिसमें लाल और कुछ चित्रों में नीली, हरी, पीली पृष्ठभूमि होती थी। भारत में मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली वह मुगल चित्रकला के नाम से जानी जाती है। इनमें जो पहली महत्वपूर्ण कृति है दास्ताने अमीर हमजा या हमजानामा, यह एक दुर्लभ पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है। इनमें 1200 चित्र है। सारे चित्र स्थूल और चटकीले रंगों के कपड़े पर बने हुए हैं। हमजानामा मुगल काल में प्रसिद्ध है, एक कृति है, मुगल कालीन चित्रकला का उदाहरण है। दास्ताने अमीर हमजा या हमजानामा, इसमें 1200 चित्र हैं और ये दुर्लभ पांडुलिपि के रूप में अभी भी संरक्षित है। और इन चित्रों में चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है और ये चित्र कपड़े पर बने हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अकबर के शासनकाल में चित्रकला का जो विकास हुआ उसमें अकबर की व्यक्तिगत रुचि का महत्वपूर्ण योगदान है। अकबर के समय चौड़े ब्रश की जगह गोल ब्रश और गहरे नीले और लाल रंग का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। उनके राज दरबार में जसवंत और दसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे। याद रखिएगा, जसवंत और दसावन कौन थे? अकबर के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध चित्रकार। और चौड़े ब्रश के स्थान पर गोल ब्रश का प्रयोग अकबर के काल में होने लगा। यानी जसवंत और दसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने फारसी कहानियों को चित्रित करने का कार्य किया। महाभारत एवं अकबरनामा जैसे ग्रंथों की चित्रकारी ने ही सौंपा गया था। इस काल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला पर दिखने लगा। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के द्वारा अकबर के दरबार में पहुंचे। इनमें से मुगलों ने 2 विशेषताओं को ग्रहण किया। पहला, व्यक्ति विशेष के चित्र को बनाना। दूसरा, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार प्रदान करना। मुगल काल में शिकार के दृश्य, पशु पक्षी तथा फूलों के चित्र विशेष रूप से बनाए जाते थे। राजस्थानी चित्रकला शैली एवं पश्चिमी भारत की चित्रकारी भी मुगलों की शैली से प्रभावित हुई।
यानी अंग्रेजों की चित्रकारी का प्रभाव भी मुगलों की चित्रकारी पर पड़ा, और मुगलों की चित्रकारी का प्रभाव पश्चिमी भारत और वहाँ राजस्थान की जो चित्रकला शैली थी वहाँ पर पड़ी। इनमें जिन दृश्यों को पशु पक्षी फूलों के विशेष चित्र इत्यादि बनाए जाते थे, शिकार के चित्र बनाए जाते थे, इन दृश्यों को का चित्रांकन किया जाता था। औरंगजेब के समय में चित्रकला का पतन प्रारंभ हो गया। जब मुगल दरबार में इनको आश्रय नहीं मिला तो छोटे छोटे स्थानीय राजाओं और सामंतों ने इन्हें संरक्षण दिया और इन क्षेत्रों में अलग अलग तरह की चित्रकला शैली का विकास हुआ। इसी अध्याय में पहाड़ी चित्रकला एवं पटना कलम के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य में अस्थिरता आई, मुगल शासन बिल्कुल अस्थिर हो गया और वहाँ पर उनको प्रशय नहीं मिला कलाकारों को। तो छोटे छोटे जो राज्य थे, सामंत थे, स्थानीय राजा थे, इन्होंने इन लोगों को आश्रय दिया और इसी में आप आगे हम पहाड़ी चित्रकारी और पटना कलम चित्रकारी की जानकारी इकट्ठा करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। पहाड़ी चित्रकारी उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी पहाड़ी चित्रकारी कहलाती है। इस क्षेत्र में वर्तमान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और उत्तर प्रदेश का टेहरी गढ़वाल का क्षेत्र आता है। यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में के हिमालय में की जाने वाली चित्रकारी, यह स्थान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और उत्तर प्रदेश का टेहरी गढ़वाल का क्षेत्र आता है। पहाड़ी चित्रकार में पारंपरिक विषयों के पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त बालिकाओं को गेंद खेलते हुए या संगीत साज बजाते हुए या पक्षियों पशुओं से अपना मनोरंजन करते हुए चित्रों को बनाया गया है। इसके अलावा राजा महाराजाओं के एकल या दरबारियों के साथ भी चित्रों को बनाया गया है। प्राकृतिक दृश्यों में फैली हुई शाखाओं वाले पत्तीदार घने और बड़े पेड़ों का चित्रण किया गया है जो चित्र में फलों से लदे हुए हैं। यही नहीं, तारे भरे आकाश, आंधी तूफान और आकाश के अंधेरे में चमकती हुई बिजली के दृश्य भी बनाए गए हैं। पहाड़ी चित्रकारी के बारे में आप देख सकते हैं साथियों, इस प्रकार की चित्र बनाई गई है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। पहाड़ी चित्रकला में भड़कीले लाल, नीले और नारंगी रंग से लेकर हल्के पेंसिल रंगों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों, बर्तनों, सिंहासनों, कुर्सियों और कालीन आदि के लिए सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया। पहाड़ी चित्रकला में रंग की गई परतें चढ़ाई जाती थी। रंग की एक परत चढ़ाने के बाद उसे सूखने दिया जाता था और सूखने के बाद फिर से चमकाकर दूसरे रंग की परत चढ़ाई जाती थी। अंत में रेखा चित्र को काले या लाल आदि रंगों से गहरा किया जाता था। एक बार कलर किया जाता था पहाड़ी चित्रकारी में, फिर सुखाकर दूसरी बार भी उसको कलर किया जाता था ताकि उसमें चमक आए। और जो रेखा चित्र होता था, रेखाओं के लिए लाल आदि गहरे रंगों का भी प्रयोग, इसमें काले या लाल रंगों का प्रयोग रेखा चित्र को दिखाने में किया जाता था। पटना कलम बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो संक्षिप्त में जान लेते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जब शाही दरबार में इन कलाकारों को प्रशय नहीं मिला तो यह अन्य क्षेत्रों में रहने लगे। 1760 के लगभग ये चित्रकार संरक्षण की खोज में बंगाल में मुर्शिदाबाद पहुंचे। उसके बाद कुछ चित्रकार पटना में भी आकर बसे। इन्होंने लोधी, कटरा, मच्छरहट्टा, आड़ा तथा दानापुर में बसकर चित्रकला के क्षेत्रीय रूप को विकसित किया। यह चित्रकला शैली ही पटना कलम या पटना शैली कहलाई। पटना कलम के अधिकांश चित्रकार पुरुष है, अतः इस शैली को पुरुषों की चित्रकला शैली भी कही जाती है। पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें अधिकतर कागज और कहीं कहीं हाथी दांत पर भी बनाया जाता है। इन शैली में व्यक्ति विशेष, पर्व, त्योहार एवं उत्सव तथा जीव जंतुओं को महत्व दिया गया है। इस शैली में ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंगने का काम किया जाता था। इसमें गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले और गहरे पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। तो साथियों, जब मुगल सत्ता कमज़ोर हुई तो जो स्थानीय कलाकार थे वो पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद जाते हैं, फिर कुछ कलाकार पटना में भी आ जाते हैं और वो सब स्थानीय रूपों में जो चित्रों को, सामान्य जनजीवन से जुड़े चित्रों को बनाते हैं और ये कागज़ पर बनाते हैं और हाथी दांत पर भी ये चित्र बनाते हैं। कागज़ पर और हाथी दांत पर कलर का जो प्रयोग होता है उसमें गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले और गहरे नीले रंगों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और ये अगर यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि लघु चित्र बनाते हैं ये लोग, छोटे छोटे चित्र, और इसमें पुरुष चित्रकार अधिक है, इसलिए पुरुषों की चित्रकला शैली भी पटना कलम शैली को कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। किस चित्रकला शैली को पुरुषों की शैली कहा जाता है? तो पटना कलम शैली को। बहुत अच्छी बात है, अच्छी जानकारी है, आप इसे याद रखेंगे। संगीत
सल्तनत काल भारतीय संगीत के लिए इतिहास में नए प्रयोगों का युग था। इस काल में रवाब, सारंगी एवं नवीन वाद्य गायनों पद्धतियों तथा रागों आदि का आविष्कार हुआ। मध्यकालीन संगीत परंपरा के संस्थापक प्रसिद्ध कवि, इतिहासकार एवं दार्शनिक अमीर खुसरो थे। सूफियों ने भी संगीत का खूब प्रचार प्रसार किया। यह गजल के रूप में खुदा की इबादत करते थे, जो प्रेम काव्य के रूप में होती थी। ये सूफी संत खनकाहों में गजलों को गाते थे और भक्ति में हो जाते थे। यानी संगीत का खूब प्रयोग हुआ सल्तनत काल में, खूब विकास हुआ। रबाब, सारंगी, नवीन वाद्य यंत्र इत्यादि का गायन के नए नए रागों का, अलग अलग तरह की राग के सूफी संत सब हुए। उन लोगों ने भी खूब गजल गा करके भगवान को इबादत, ईश्वर की, खुदा की इबादत करते थे। इससे भी इन संगीत का खूब प्रचार हुआ। खनकाह, खनकाह जानते हैं, जहाँ पर ये सूफी संत गाते थे, जो स्थान होता था उनके प्रवचन का, शिक्षा देने का, उसको खनकाह कहा जाता था। वहाँ पर वो गजल गाते थे, भक्तिमय हो जाते थे। सल्तनत काल में दो प्रकार की गायन शैली प्रचलित थी, गजल और कव्वाली। गजल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग मानते थे। इसका अर्थ होता है प्रेम पात्र से वार्तालाप। गजल का अर्थ, गजल स्त्रीलिंग माना जाता है अरबी भाषा में, और इसका अर्थ होता है प्रेम पात्र से वार्तालाप। एक गजल के में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर होते थे। एक गजल में शेरों की संख्या 5, कम से कम, अधिक से अधिक 11। गजल का संग्रह दीवान कहलाता है। गजल का संग्रह दीवान कहलाता है। उस समय की अधिकांश गजलें श्रृंगार रस में लिखी होती थी। यही कारण था कि गजलों का गायन संगीत प्रेमियों को तो अच्छा लगता ही था, साथ साथ सूफियों को भी प्रिय रहा। गजल के साथ साथ गायन की दूसरी लोकप्रिय शैली कव्वाली थी। कौल का अर्थ हुआ कथन, और कौल को गाने वाला कव्वाल कहलाता था, और यही गायन शैली कव्वाली कही जाने लगी। कौल मतलब कथन, और कौल को गाने वाला कव्वाल, और ये पूरी शैली कव्वाल गायन की ये शैली। तो गजल और कव्वाल का विकास किस काल में हुआ? सल्तनत काल में। याद रखिएगा साथियों। गजल का अर्थ होता है प्रेम पात्र से वार्तालाप। कव्वाली होता है ये गजल को गाने वाली एक शैली, विशेष शैली, जो कव्वाल लोग जो गाते थे वो कव्वाल कहलाएं। और कौल का अर्थ हुआ कथन। तो निश्चित रूप से ये आप समझ गए होंगे साथियों। गजल के विषय में पहले लौकिक प्रेम की दृष्टि से देखा जाए, और फिर यदि उसी विषय के प्रेम पात्र को ईश्वरीय मानकर भक्तिमय होकर गाया जाए तो वही कव्वाली का रूप ले लेती है। कुछ क्षेत्रीय राज्यों के शासक जैसे जौनपुर का सुल्तान हुसैन सरकी एवं ग्वालियर का शासक मान सिंह संगीत को संरक्षण देते थे। सिकंदर लोदी ने भी संगीत को संरक्षण देने की परंपरा का बड़े पैमाने पर पालन किया। मुगल बादशाहों ने संगीत को बढ़ावा दिया। अकबर के दरबार में गायकों को 7 भागों में बांटा गया था, जिनमें सप्ताह का एक दिन गायकों के एक भाग के लिए होता था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन के रचे हुए बहुत से द्रुपद प्राप्त होते हैं, जिनमें बादशाह अकबर के गुणगान है। उस समय यह प्रथा थी कि जिसके राजाश्रय में जो गायक रहता था वह अपनी रचनाओं में उस आश्रयदाता का गुणगान किया करता था। तानसेन के बारे में आपने सुना होगा साथियों। अकबर के दरबार में नवरत्न थे तानसेन। अकबर के दरबार में 7 गायक थे, और प्रत्येक गायक के लिए एक एक दिन फिक्स होता था। अकबर के दरबार में रहने वाले तानसेन को उनके राजाश्रय में जो उन्होंने गीत गायन की है, उसमें अकबर का भी गुणगान मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी कथा प्रचलित है कि जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठता था, और जब राग मेघ मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। क्या यह संभव है? दीपक राग गाने पर दीपक स्वयं जल उठे और मेघ मल्हार गाने पर वर्षा होने लगे? हो सकता है अतिशयोक्ति भी हो, और क्या पता सत्य भी हो साथियों, कि जब राग दीपक गाते थे तो दीपक स्वयं जलता था, राग मेघ गाते थे तो मेघ बरसने लगती थी। मुगल काल में ख्याल गायन का भी आविष्कार हो चुका था। ख्याल 2 प्रकार के होते थे, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल की लय धीमी रहती है, और छोटे ख्याल की लय मध्यम और तीव्र चंचलता पूर्वक रहती है। इसलिए बड़े ख्याल के मुकाबले छोटा ख्याल अधिक लोकप्रिय हुआ। बाद के मुगल बादशाहों ने संगीत को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। बाद में मुगल काल में ख्याल गायन का आविष्कार हो गया। ख्याल गायन का आविष्कार किस काल में हुआ? मुगल काल में। ख्याल 2 प्रकार का था, बड़े ख्याल, छोटे ख्याल। बाद में जो मुगल शासक हुए उन्होंने संगीत को ज़्यादा प्रश्रय नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं साथियों। बिहार में संगीत। यद्यपि बिहार में संगीत का प्रारंभ वैदिक युग में हुआ, परंतु तुर्की शासन में बिहार में सूफी संतों के माध्यम संगीत की प्रगति हुई। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शास्त्रीय संगीत का प्रचार मुगल दरबार के लखनऊ, बनारस और पटना तक हुआ। बिहार के पटना, गया, आरा, छपरा इत्यादि शहर संगीत के प्रमुख केंद्र थे। पटना में ख्याल और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली। इसके अतिरिक्त गजल, दादरा, कजरी और चैती गायन लोकप्रिय शैलियाँ थी। बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई है। यहाँ आप जानिए, बिहार में संगीत का प्रारंभ वैदिक युग से ही हुआ है।
वेदों में आप जानते हैं सामवेद संगीत का वेद माना जाता है। तुर्की शासन में सूफी संतों के माध्यम से संगीत की खूब प्रगति हुई। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शास्त्रीय संगीत का प्रसार मुगल दरबार से लखनऊ, बनारस और पटना तक आ गया। जो शास्त्रीय संगीत था वो अब मुगल साम्राज्य तो पतन हो गया, तो वो लखनऊ, बनारस, पटना तक इसका प्रसार हुआ। बिहार के पटना, गया, आरा, छपरा इत्यादि शहरों में संगीत की खूब चर्चा होती थी। संगीत के प्रमुख केंद्र थे ये शहर। पटना में ख्याल और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली। पटना में ख्याल और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली। गजल में दादर कजरी, गजल, दादर कजरी, चैती गायन लोकप्रिय शैलियाँ हुई। चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था जिसका संबंध बिहार से था और इन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई है, या दी गई थी। बिहारी बुलबुल की उपाधि किसे दी गई थी? चिंतामणि को, याद रखिएगा साथियों। अब अभ्यास प्रश्न की तरफ आ गए हैं हम। उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई? 11वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ माना जाता है। उर्दू का विकास शुरू होता है। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिविर या खेमा। ईरानी सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। अकबर के नवरत्न में कौन से थे? तानसेन थे। तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? रामचरितमानस की। किस भाषा में? अवधी भाषा में, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा थी। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारी व्यर्थ सी बातें हैं, इतने जल्दी जल्दी हम बोलते हैं। आप एक लय में इन चीज़ों को सुने, 1 से 2 बार सुने, आप बिल्कुल चीज़ों को समझ जाएंगे। जो तथ्य होंगे वो आपके अंदर समा जाएंगे और पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। खैर, ये मेरा प्रयास है, आपको अच्छा लगे या ना लगे वो तो आप पर निर्भर करता है। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।